नमस्कार, रिपब्लिक भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, जंग जारी है और आयुर्वेद की एक बड़ी भूमिका भारत की तरफ से। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद बाबा रामदेव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, आज आप विशेष अवसर पर दिल्ली में मौजूद हैं। पिछली बार भी हम आए थे जब कोरोनिल आया था, इस बार भी आया है, तो इस बार क्या अंतर है? पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या अंतर है? हमने रवि जी जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो पैरामीटर्स हैं, उसके पूरा जो रिसर्च का पूरा प्रोटोकॉल है, उसको पूरा फॉलो किया था। और उसको हमने सारे मीडिया को भी दे दिया, अपने वेबसाइट के ऊपर भी डाल दिया, सारे देश को भी डॉक्यूमेंट भी दे दिया कि देखो हमने ये इस पर रिसर्च किया। और एसिम्प्टोमेटिक से लेकर के फिर सिम्प्टोमेटिक से लेकर के और सारे अब तो लाखों लोगों के डेटा भी हमने जी। उस समय, क्योंकि जब शुरू में हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो शुरू में तो आपको बिना रिसर्च पेपर के तो आपको दे ही नहीं सकते कोरोना की मेडिसिन ऐसा करके। तो हमने पहले जो ड्रग का लाइसेंस लिया बनाने का, कोरोनिल का और स्वासारी का, वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उन्होंने हमको दिया। अब जब सारे हमने पेपर सबमिट कर दिए, उनको सबमिट किए हुए तो 6 महीने हो गए थे हमको। इतना समय लग जाता है पूरी प्रक्रिया होने में कि सारी चीज़ों की जांच पड़ताल, और तब तक तो 9 तो प्रकाशित हो गए और 16 पाइपलाइन में, 25 रिसर्च पेपर भी हमने कोरोनिल के ऊपर, स्वासारी के ऊपर, कोरोना के ऊपर पब्लिश कर दिए। तो पहले वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन कोरोना ठीक हो रहा था। अब वही दवाई है, लेकिन उसको अब कोरोना की मेडिसिन के तौर पर मान्यता मिल गई। अब उसके ड्रग लाइसेंस अधिकारी ने भी उसको कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता दे दी। पहले वो खाली इम्यूनिटी बूस्टर मान रहा है। तो आप कह रहे हैं कि दरअसल ये सर्टिफिकेट जो है WHO का, वो जवाब है उन सवालों का जो पहले जब किट आई थी तो उस पर उठाए गए थे। उन सारे सवालों का जवाब है, और जवाब है इस रूप में कि जब पूरी दुनिया खाली वैक्सीन पर ही अटकी हुई है, जो कि प्रिवेंशन है, कोरोना होने के बाद में वैक्सीन काम नहीं करती, आपकी दवाई है तो वो कोरोनिल काम करेगी, स्वासारी काम करेगी। ये बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कि इसके बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाए कि आप उससे फाइट कर सकेंगे। वो हम पहले कर दे रहे। हमारा प्रिवेंशन भी है, हमारा ट्रीटमेंट भी है, और हमने कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को भी इसके साथ डील किया। माने कोरोना के कारण से जिन लोगों की मेमोरी चली गई, कोरोना के कारण से जिनको लंग फाइब्रोसिस हो गया, कोरोना के कारण से जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आके लड़खड़ा रहे हैं, जिनको जो ट्रॉमा में चले गए, मेंटल ट्रॉमा में साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे तो एक साथ 3 काम: कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट, आफ्टर कोरोना, लॉन्ग कोरोना, उसको एक साथ हम डील कर रहे हैं इस कोरोनिल के द्वारा। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, यदि आम लोक भाषा में बोलो तो, और यदि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो। अब हमने उन्हीं के जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के ड्रग डिस्कवरी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको, उन सारे टूल्स को, उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के जो पैरामीटर्स पर हमने दवाई बना दी। और खाली कोरोनिल ही नहीं बनाई, इसलिए मैंने कहा आज हमारी बड़ी लकीर खींच रहे हैं हम। कोरोनिल के साथ साथ, स्वासारी अणु तेल के साथ साथ, आज हम पीड़ानिल, डेंगू-निल से लेकर के लीवर के लिए लिवामृत, लिवोग्रिड जो हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर को ठीक करने से लेकर के 3 बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई कि बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, बीपी, शुगर, थायराइड और तमाम तरह की अस्थमा और फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, इनको कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। हमने क्योर कर दिया। डायबिटीज़ के पेशेंट्सों को नॉन डायबिटीज कर दिया। बीपी की, थायराइड की, तमाम तरह की जो दवाइयाँ ले रहे थे, इनकी दवाइयाँ हमने बंद करवा दी। और इससे अगली बात, वो जिन क्रोनिक और क्रिटिकल डिजीज़ को खाली कह रहे थे कि इनको तो हम कंट्रोल भी ठीक से नहीं कर पाते, उनका भी हम, उन पर भी विजय पा ली। और इससे भी अगली बड़ी बात, जो SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND जैसे रोग हैं, जिन और जो वंशानुगत रोग हैं, उनके ऊपर तभी उनके यहाँ सोच ही डेवलप नहीं हुई है, उसको भी हमने अच्छा किया है। जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, तो जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी तोड़ दिया। तो एक बड़ी लकीर खींच दी हमने एलोपैथी के सामने। आप दरअसल सिर्फ प्रिवेंशन नहीं, बल्कि उसके एक स्थायी इलाज, समाधान और भी कर रहे हैं। लेकिन जब भी आयुर्वेद की तरफ से आपने कहा कि तमाचा है,
अब ये आप तय करेंगे कि ये बाबा जी का तमाचा है, पतंजलि का तमाचा है या आयुर्वेद का तमाचा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आयुर्वेद ऐसे दावे करता है, आयुर्वेद से जुड़ा हमारा जो एक चिकित्सा पद्धति है भारतीय, तो उस पर प्रश्न बहुत जल्दी खड़े कर दिए जाते हैं, उस पर सवाल बहुत जल्दी आते हैं, जबकि एलोपैथी की जितनी भी दवाइयां, उसके टैबलेट इंजेक्शन लेने में लोग हिचकते तक नहीं। ऐसा क्यों है? और ले करके दवाइयाँ, स्टेरॉइड, और लोगों की जिंदगियां नरक बन गई हैं। हजारों तो लोग। ऐसा क्यों है? मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो पूरी दुनिया में दरअसल आयुर्वेद विश्वास के आधार पर और परिणाम के आधार पर तो काम कर ही रहा था। कोई भी त्रिफला चूर्ण ले लो, पेट साफ हो जाएगा। गिलो बुखार ठीक हो जाएगा। आप हल्दी, अदरक और तुलसी शहद में मिला के पी लो, खांसी ठीक हो जाएगी। मुलेठी, काली मिर्च मुंह में डालो, आपके एक कफ में रिलीफ हो जाएगा। आप जो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती वचा का पानी पी लो, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। सारी चीजें एकदम पर अनुभव और ज्ञान पर आधारित थी, सनातन ज्ञान पर। लेकिन इन्होंने मेडिकल साइंस के अंदर कुछ इस तरह के भारी भरकम पैरामीटर बना दिए कि आयुर्वेद वाला वहां को फिटे खड़ा ही ना हो सके। आज हम खड़े हैं तो करीब 500 करोड़ रुपए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगाए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उसका शिलान्यास किया, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। 300 साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। यदि किसी के पास 1000 करोड़ रुपए होंगे नहीं, वो तो इसमें इसमें घुस ही नहीं पाएगा। यही तो मैं कह रहा था। एलिजिबिलिटी का ही प्रश्न आ जाएगा। यही तो हम कह रहे थे। पूरा का पूरा एक ड्रग माफिया है जी। एक मेडिकल एनार्की, मेडिकल टेररिज्म फैलाने वाले कुछ एक पूरा का पूरा गैंग है कि उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद यदि ऐसे आगे बढ़ गया तो इनके ये जो जहर बेच रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, माना कि लोग एलोपैथी की दवाइयाँ मुंह ऐसे आंख बंद करके खा लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन इसमें 70% लोग हैं जो योग आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। 70% पॉपुलेशन इंडिया की अभी इस पर विश्वास करती है। मैं अगली एक और बात कहता हूँ आपको, यदि आप योग आयुर्वेद की बात करें और मुझ पर विश्वास करने की बात करें तो इस देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं। ये कोई छोटी बात है? एक अदने से फकीर को। अगली बात आपकी बात मैं सहमत हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि कोरोना एक ऐसी आपदा है जिसको पूरी दुनिया ने झेला। इसके वैकल्पिक रास्ते तलाशे गए। भारत की तरफ से आयुर्वेद का भी एक अपना एक योगदान है, आप लोगों का योगदान है। तो इसको हम एक प्रतियोगिता की तरह क्यों देखने लगे अचानक से? हमें तो मिलजुल कर काम करना था। एक बात है, ये बात बहुत बड़ी है। मैं इसलिए कहता हूँ एलोपैथी से भी मेरी सिंपैथी है। जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ यूज कर लो जी। लेकिन भैया हर जगह एलोपैथी का राग आलापने की क्या जरूरत है? आज हेल्थ मिनिस्टर जो खुद MBBS मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि योग की जरूरत है और हार्मनी की जरूरत है। ये तो हमारा अपना है, देश का है। देश का है और इस पर फक्र होना चाहिए। लेकिन जिनको अपनी निजता से नफरत है, आर भारत वाले तो रोज झेलते हैं। जिनको अपने तो राष्ट्र के नाम है हमारा, तो हमारी तो पंक्ति है राष्ट्र के नाम। इसलिए आपके लिए राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। लेकिन जिनके लिए जो है अपनी निजता से नफरत है, विदेशी कंपनियों के साथ यारी है, खुद को और के साथ गद्दारी है, वो कैसे इस मार्ग पर आएंगे? इसलिए आपने जो ये बात छेड़ी है तो मैं अब उसमें एक चीज जोड़ दूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर, और बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि बाबा जी भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो व्यापार खोज रहे हैं। उन वैसे लोगों को आपका क्या उत्तर है? हमने देश को बाजार नहीं माना और व्यापार की भावना से कोई काम नहीं किया आज तक। उपचार और उपकार की भावना से काम किया और इसीलिए करोड़ों लोगों को मैंने आरोग्य दिया है। 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की देश में यात्रा की है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग तो मेरे शिविरों में आए हैं और जो मुझसे मेरे और मेरे शिष्यों से, संगठन से, सबसे सीख करके करीब मैंने कहा ना, इस देश के 135 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग रोज़ या कभी कभी मुझे फॉलो करते हैं। तो इसको भी कोई व्यापार कहे। और उसके बाद जहाँ तक दवा की बात है तो रॉ मटेरियल, प्रोसेस कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सब लगा करके यदि कोई विदेशी कंपनी, मैंने पहले दिन भी बताया था, दूसरी दवाइयाँ बनाती, कोई विदेशी कंपनी ये दवाई बनाती तो इसकी कॉस्ट लेती कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये। हमने 535 में दिए और इसके द्वारा लोगों की जान बच गई। 535 में तो डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखता नहीं है और इसके बाद भी कोई इसको व्यापार कहे सुलभ और सस्ता होगा। सुलभ, भारतीय जो समाज है उसके हिसाब पूरा 100% कोई क्वालिटी का कंप्रोमाइज किए बिना, बिना किसी अडल्टेशन के और बिना किसी क्वालिटी पैरामीटर से कंप्रोमाइज किए बिना। लेकिन ये जो किट है, ये एक, मैं इसको किट कहता हूं, चलिए ये एक किट है जिसमें कोरोना का इलाज है। अब आपकी इस किट पे सवाल वो लोग उठाते हैं जो टूल किट वाले हैं।
हाँ जो देश को तोड़ने और आग लगाने का टूल किट तैयार करते हैं, वही आपकी इस प्रयास पे प्रश्न उठाते हैं। देखो, एक मैंने कहा एक बहुत बड़ा गैंग है इस देश के अंदर, वह आज की हमारी प्रेस से भी संतुष्ट नहीं होगा। अब उनके पास प्रश्न कुछ नहीं बचा है। हमने और हर रोज प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, और हम कहते हैं प्रश्न पूछो ना, लेकिन प्रश्न तार्किक होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए। और प्रश्न जो है जरा उनसे भी तो पूछ लो जो अलग अलग तरह से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर देश को तोड़ने में लगे। उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न उनसे पूछेंगे। प्रश्न हम पूछते हैं और उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं। आप तो सब उनसे उनका कह रहा हूं कि वो जो गैंग है पूरा का पूरा, वो उन लोगों से प्रश्न नहीं पूछते जो देश तोड़ने वाले हैं, देशद्रोही हैं। उनसे प्रश्न नहीं पूछते जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हर दृष्टि से भारत का विरोध करते हैं। उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो प्रश्न पूछते हैं अपनी निजता से ही, जिनको नफरत है ना, वो उनका दरअसल उनका एक एजेंडा है। लेकिन ये आपको अजीब नहीं लगता? देश, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, हम सब उससे जूझ रहे हैं, और कुछ लोग देश से ही लड़ रहे हैं। कुछ आंदोलन जीवी बने बैठे हैं, कुछ धरना जीवी बने बैठे हैं, कुछ टूल किट जीवी बने बैठे हैं। मतलब 24 घंटे उनके दिमाग में यही चल रहा है, तब जबकि हम आप इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं, आप समाधान ढूंढने की तरफ। कुछ लोग ठलवे हैं, उनको वो ऐसे काम चोर हरामखोर हैं कुछ लोग। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई है। एक हैं राजजादे, राजपाट है सब कुछ, एक हैं शहजादे, एक हैं हरामजादे। तो कुछ लोग तो राजजादे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अब जो ये आप बातें बोल रहे हैं तो आप देखिएगा हमले शुरू हो जाएंगे। आप रिपब्लिक भारत के मंच से बोल रहे हो और आपको पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया। कुछ राजजादे हैं जो बड़े खानदानों में पैदा हुए, एक कुएं के पास से गुजर रहे थे, गर्मी का दिन था, बरसात के दिनों में, मई जून के दिनों में प्यास लगी, तो कुएं के पास से गुजरे तो राजजादे ने पानी नहीं पिया, शहजादे ने भी पानी नहीं पिया, तीसरा भी उनके पास जाकर के बैठ गया, चौथे आदमी ने पानी पी लिया। बोलो तुम तड़प क्यों रहे हो? बोले हम राजा के बेटे अपने हाथ से पानी खींच के नहीं पीते। वो दूसरा बोला हम शहर के बड़े रईस के बेटे, हम अपने हाथ से पानी नहीं पीते। तीसरे से बोला बेटा ये तो राजजादा शहजादा, तू क्यों नहीं पीता? बोलो मैं हरामजादा हूँ, हम भी पानी अपने हाथ से नहीं पीते। तो कुछ लोग ऐसे इस देश के अंदर राजजादे, शहजादे, हरामजादे हैं। इलाज क्या है बाबा? आप तो कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं, बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। इलाज है आंदोलन भी आपने भी किया। प्रमादी लोगों को पुरुषार्थ कराना सिखाना पड़ेगा। मैं किसानों को आंदोलनजीवी नहीं मानता, मैं किसानों को किसी भी प्रकार से उनको निकम्मा नहीं मानता हूँ। किसान तो इस देश का किसान है, और तमाम तरह की जिन लोगों के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया, आंदोलनजीवी, परजीवी जैसे शब्दों का, तो वो लोग हैं जो मतलब कुछ नहीं करना चाहते और उनको बाहर से मोटी मोटी फंडिंग मिलती है, हजारों करोड़ की। ये तो मोदी जी का शुक्र हो कि इन्होंने हजारों, क्या 1 लाख के करीब NGOs ऐसे चल रही थी इस देश के अंदर, जिनको बाहर से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग आ रही थी, वो फंडिंग रोक दी। नहीं तो अभी तक इस देश में पता नहीं और कितनी बड़ी तबाही मचा देते। तो इस देश को तोड़ने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर देश को तोड़ने के बहुत से प्रयास है, वो विफल होंगे। लेकिन हम अपने काम करते रहेंगे, योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र निर्माण भी करेंगे, और पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव भी बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि आपने जिक्र खुद ही छेड़ा किसानों को लेकर इतने आंदोलन हुए। देखिए, मैं अगर बात करूं पत्रकारिता में हूं, मैं उस आंदोलन में भी मौजूद था जहां आप मौजूद थे करप्शन के खिलाफ। तो इस देश में आंदोलन चल रहे हैं, चलते रहते हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सबको आप कैसे अब देख रहे हैं? चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पूरे देश में एक प्रभाव है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं। किसान बैठे रहे, 2 महीने से ऊपर आंदोलन हो गया, दिल्ली जल गई, दंगे हो गए, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश तो कोरोना से लड़ रहा था, हम तो इससे लड़ने की सोच भी नहीं रहे थे कि हमें ये सब करना पड़ेगा। देखो, किसान इस देश का अन्नदाता, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी जो एक न्यू इंडिया बनाने का जो उनका सपना है और पूरी दुनिया के साथ में भारत को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है उनका, तो इसमें 2-2 कदम दोनों को चलना चाहिए और ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। इसमें मैंने कहा जो किसान हैं वो भी सम्मिलित आंदोलन में, लेकिन इसमें कुछ आंदोलन जीवी, परजीवी भी सम्मिलित हैं, और एक तीसरा और खतरनाक जीवी भी है। हाँ, धर्नाजीवी, और एक और खतरनाक, कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल लोग घुसे हुए हैं। वो चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। नहीं तो अब तक कब जब सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि स्पष्ट बताइए कि भाई कौन लोग हैं जिनको आंदोलन से लाभ हो रहा है? भाई आंदोलन से तो हम आम नागरिकों को काफी नुकसान भी हुआ है। हाँ, तो किसानों को भी नुकसान है, अपने घरों में खेतों कौन में से काम लोग हैं नहीं जो करेंगे। इसमें लाभ कमा रहे हैं? देखो, सीधी सी बात है
कि कुछ लोगों को मोदी का विरोध करने के लिए एक जगह चाहिए कि मोदी को गाली दे सकें, भारत को गाली से दे सकें, सब तरह से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कर सकें। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, उन लोगों को अब लोग जान भी चुके हैं, नाम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कि सरकार ने कह दिया कि भाई हम तो इसको 1.5, 2, 3 साल तक इस बिल को स्थगित करने के लिए भी तैयार हैं, बैठ कर के बात कर लो और ये भी बता दो कि भाई कैसे देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। अब इतना कहने के बावजूद भी बात नहीं बन रही है, इसका मतलब कुछ लोग। आप मानते हैं कि वो जो बिल हैं, वो जो कानून बने हैं, वो सब किसानों के हित में है और वो जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो प्रश्न अपने आप में गलत है, आप मानते हैं? संशोधनों के साथ किसान की जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, संशोधनों के साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म से यदि लागू होते हैं तो दिक्कत नहीं है। तो जो किसानों के संशोधन तो सरकार मान ही रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो अड़ंगा अटका रहे हैं वो कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग हैं। एक चीज जो मैं इससे अलग सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर को लेकर निर्माण चल रहा है और पूरा देश जो है उसमें सहयोग कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, पीएफआई के महासचिव का मैं बयान आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ बता रहा हूँ कि कोई भी आता है आपके घर चंदा लेने तो आप उसे चंदा मत दें, आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, एक भी मुसलमान उसमें एक भी ईंट के लिए एक पैसा नहीं देगा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन लोग हैं जो अभी भी मुसलमानों को, देश के लोगों को राम मंदिर के खिलाफ भड़का रहे हैं, तब जबकि सब कुछ आदेश के मुताबिक है? अभी मैं बोल रहा था ना, जहाँ चिकित्सकीय आतंकवाद है वहीं ये मजहबी आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, सामाजिक आतंकवाद, एक बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस टेररिज्म इस देश में पैदा करना चाहते हैं। मैंने पिछली बार ये शब्द बोला था तो बड़ा हंगामा हुआ। बिल्कुल, मुझे याद है। अब फिर से हंगामा हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान इस देश में अलग खून और खानदान वाले हैं। एक ही मुल्क है, जो इस राष्ट्र का है वो इस राष्ट्र का है, सीधी सी बात। और इसी राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारा देश एक है और हमारा लक्ष्य भी एक है। चलिए, हम बस समय समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव। तो हमारे साथ योग गुरु रामदेव जुड़े हुए थे और जिन्होंने सभी बातों पर स्पष्ट अपनी राय रखी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो।